आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। स्कूल से लेकर कॉलेज और ऑफिस से लेकर अस्पताल तक हर जगह इन दिनों एआई का यूज होने लगा है। ऐसे में भला पुलिस विभाग कैसे पीछे हट सकता है? अब हैदराबाद पुलिस ने फैसला किया है कि वह क्राइम की जांच और दूसरे कामों में एआई की मदद लेगी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानर ने यह जानकारी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आजकल दुनिया में एआई की खूब चर्चा है। कई ऑफिस और कंपनियां इसे अपना रही है। हैदराबाद पुलिस भी इस पर विचार करेगी कि पुलिसिंग के काम में एआई और ड्रोन्स को कैसे यूज किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कई दूसरे पुलिस बल पहले से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वो कितने प्रभावी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनका ध्यान कानून व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक और रोड सेफ्टी, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ एआई आधारित टेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी रहेगा। तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडीला बैराजों के डिजाइन और ड्राइंग के पुनर्वास और बहाली के लिए ईओआई आमंत्रित की है। सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण समिति के निर्देशों के अनुसार की गई जांच के आधार पर 3 बैराजों के पुनर्वास और बहाली डिजाइन के लिए प्रतिष्ठित डिजाइन एजेंसियों के पैनल में शामिल होने के लिए ईओआई आमंत्रित किया है। केंद्रीय डिजाइन संगठन के मुख्य अभियंता ने एक अधिसूचना में कहा कि ईओआई के लिए प्रस्ताव 15 अक्टूबर से पहले जमा करना होगा। एनडीएसए समिति ने अप्रैल 2025 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में तीनों बैराजों के लिए पुनर्वास डिजाइन तैयार करने की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न जांचों और अध्ययनों से निकालने गए निष्कर्षों के आधार पर एक उपयुक्त पुनर्वास योजना को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि सिंचाई विभाग इन कार्यों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों और विभागों को शामिल करे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान उनके प्रधानमंत्री होने की कल्पना की बात पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, यह ख्वाब देखने का मुझे शौक़ नहीं है। मैं हकीकत से वास्तव रखता हूं और अपनी पहुंच की हद जानता हूं। हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में बैठना या मंत्री बनना नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुझे कहना होगा कि पहलगाम के बाद हमारे पास पाकिस्तान को करारा जवाब देने का असली मौका था। एक प्रोग्रेसिव स्टेप मुसलमान ये ले सकते कि वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जिसको सेकुलर समझ के वोट दे रहे वो इक्वली कम्युनल है बीजेपी की तरह। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। ये दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज में यकीनन एक चर्निंग है, और वो चर्निंग क्या है, वो एक तब्दीली क्या है कि वो जब दूसरे कम्युनिटीज़ के प्रोग्रेस को देखते उनको भी ये ख्याल आता कि भाई मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तो यकीनन उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चियों के महिला एजुकेशन के लिए, ये कम्युनिटी में है। तीसरा ये है कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सोशल ईवल्स रहते हैं। अब आप पॉपुलेशन का बोल रहे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो सबसे ज़्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है। मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज़्यादा गिरा है। और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं हो सकेगा। इट विल स्टेप। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा कि पीएम ने आरएसएस के मन से बहुत सारी बातें बोली। एक सिक्का और एक टिकट जारी करके उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक आरएसएस प्रचारक का काम किया है। उन्होंने आज साबित कर दिया है कि पहले वह एक प्रचारक हैं और फिर एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी जो आज आरएसएस के मंच पर बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बातें उन्होंने कही जो सच्चाई के साथ दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारत देश के हैं जिनका एक संविधान है। आज जो उनका भाषण था
और आज जो उन्होंने एक स्टैम्प इशू किया और एक कॉइन इशू किया, ये प्रचारक का काम किया उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं। वो आरएसएस प्रचारक के रूप में, सब जानते हैं वो आरएसएस प्रचारक रहे हैं। आज उन्होंने आरएसएस की मंच से ये बिल्कुल साबित कर लिया है कि वो पहले प्रचारक हैं और उसके बाद हमारे देश के संविधान के तहत प्रधानमंत्री। ये बहुत अफसोस की बात है। एशिया कप जीत पर पीएम मोदी के ट्वीट की आलोचना करने वाले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के ट्वीट में आलोचना करने वाली क्या बात है। अगर उन्हें आलोचना करनी है तो उन्हें हर जगह एक ही चीज़ दिखेगी। उनका नज़रिया गलत है। बीजेपी इस नज़रिए को सही करना चाहती है। अगर भारत जीतता है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। उनके बयान में क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है, कोई ये बता दे मुझे। मोदी जी के बयान में क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है? अब उनको क्रिटिसाइज करना, तो हर जगह वही देख रहे हैं। दृष्टिकोण गलत है। भाजपा जो चाहती है इस दृष्टिकोण को ठीक करना चाहती है। भारत के जीतने पर प्रसन्नता आपको होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो समझना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी है। गड्ढों के मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु शहर को लेकर जो अवधारणाएं और धारणाएं बनी हुई है, हम उन्हें बदलने जा रहे हैं। तो हम इसे सेट करने जा रहे हैं। देश में कहीं भी सरकार ने जनता को यह पेशकश नहीं की कि आपके गड्ढे कहाँ हैं। यह केवल कर्नाटक है। बेंगलुरु में आपके पास 1.2 करोड़ से अधिक वाहन हैं और 50 लाख से अधिक वाहन बेंगलुरु में आते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गाजा में हुए अत्याचारों पर चुप्पी साधने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना का स्वागत करने को नैतिक कायरता तथा भारत के आदर्शों के साथ पूर्ण विश्वासघात बताया। पार्टी ने इस पर ट्रंप योजना में फलस्तीनी लोगों के स्थान और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्यों के रोडमैप की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए मोदी की चुप्पी को शर्मनाक और भारत की ऐतिहासिक नैतिक स्थिति के विपरीत करार दिया। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी गाजा में भयावह अत्याचारों पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं और यह नैतिक कायरता तथा भारत के प्रति पूर्ण विश्वासघात है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अपने अच्छे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने और अपने दूसरे अच्छे दोस्त वी नेतन्याहू के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की नई 20 सूत्री योजना का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस योजना पर बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि प्रस्तावित शासन व्यवस्था में गाजा के लोग खुद कहाँ हैं? एक पूर्ण फलस्तीनी राज्य के निर्माण का रोडमैप कहाँ है? उन्होंने यह भी पूछा कि अमेरिका और इजरायल कब तक फलस्तीनी राज्य के दर्जे की अनदेखी करते रहेंगे। जीएसटी पंजीकरण धोखाधड़ी पर केरल विधानसभा एलओपी वीडी सतीशन ने कहा कि जीएसटी लेन देन के संबंध में एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी लगभग 1100 करोड़ रुपए की है, जिसके परिणाम स्वरूप केरल के कार्यकारी को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जीएसटी खुफिया ने 8 महीने पहले फरवरी 2025 में इस धोखाधड़ी की जानकारी दी थी, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने इस पंजीकरण को रद्द करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। केवल उन्होंने इन फर्जी पंजीकरणों को रद्द कर दिया। जीएसटी या सरकार ने कोई जांच नहीं की है। उन्होंने अब तक इन गरीब निर्दोष पीड़ितों को सूचित नहीं किया है और उन्होंने इन गरीब लोगों को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दी है। इसलिए उस मामले में अंतर्राज्यीय प्रभाव है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हाल ही में केरल विधानसभा में समाप्त हुए विधानसभा सत्र में केरल के लोगों को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दल द्वारा चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति कम थी, विधायक नहीं दिखे। इस विधानसभा सत्र में उन्होंने जो कुछ किया वह संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित करना था, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया। वहीं आगे उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने पहले वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। विशेष रूप से मुनम्बम के लोगों के खिलाफ उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर को केरल में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के 10 वर्षों के दौरान मनमोहन सिंह सरकार, सीपीएम द्वारा समर्थित कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया एक ही निर्णय था। जब आधार की बात आती थी तो निवासी शब्द का उपयोग किया जाता था।
डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने आज करूर भगदड़ को बेहद दुखद और अस्वीकार्य बताया और जोर देकर कहा कि सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए तुरंत और जिम्मेदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि घायलों के लिए प्रार्थना की जा रही है और उन्होंने समय पर राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और राज्य के अधिकारियों का धन्यवाद किया। बालाजी ने कहा कि मैं 29 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ और करूर में ऐसी त्रासदी कभी नहीं हुई। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान खोजने चाहिए कि तमिलनाडु में कहीं भी ऐसी त्रासदी न हो। हम केवल प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 108 लोग अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के बाद वापस आ गए, जबकि 7 अभी भी इलाज के अधीन है। अभिनेता राजनेता विजय के वीडियो संदेश में उन्होंने सवाल किया था कि यह घटना सिर्फ करूर में ही क्यों हुई। का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वह शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि करूर में 31 लोगों की मौत हो गई और मैं उनके परिवारों के संपर्क में हूँ। कल मैं एक ऐसे परिवार से मिला जो मुझसे पहले मिल चुका था और उनके बेटे की शादी होने वाली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बुलाया गया भारत बंद को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने इस निर्णय के पीछे देश के कई राज्यों में त्योहारों का समापन होना बताया है। AIMPLB ने कहा कि नई तारीख जल्द ही घोषणा की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार कुछ राज्यों में 3 अक्टूबर को धार्मिक त्योहारों का आयोजन है। इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। बैठक में विस्तृत चर्चा की गई और स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद यूनानी सम्मत निर्णय लिया गया। वह इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 3 तारीख को भारत बंद नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भारत बंद स्थगित करने का यह निर्णय केवल तारीख के कारण लिया गया है और आंदोलन की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उनका विरोध आंदोलन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। सभी अन्य कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी और आंदोलन की गतिविधियां प्रभावी ढंग से जारी रहेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संकट महाराष्ट्र पर है। चुनाव की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र की जगह बिहार पर ध्यान दे रही है। ये भी साफ होना चाहिए। आज मतलब 4-5 दिन पहले मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी गए थे ना प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, तो खबर आई थी कि वो इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री कि आपकी ओर से प्रस्ताव कुछ आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था, बिहार में चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री तो अपने दयावान प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए। क्या बिहार से प्रस्ताव गया था उनके पास? हमें कोई जलन नहीं हो रही है बिहार को मदद की, इसलिए जलन नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए आप चुनाव लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? अमित शाह तो उनके कुछ कारोबार के लिए आएंगे, कुछ क्रिकेट का मामला होगा या कुछ व्यवहार का मामला होगा। जब पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ लालबाग का राजा गणपति का दर्शन करने वो आते हैं और उसी वक्त हमारे मराठी सब भाई लोग बहनें मराठा समाज यहाँ बैठे थे, वो वहां उनको मिलने के लिए नहीं गए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब मुंबई का मेयर तो बीजेपी का होना चाहिए। क्या दूसरे कोई आपके पास काम नहीं है? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।